लगभग 20 से 30 मिनट में एक तरफ एक घुटने का ऑपरेशन हम खत्म कर देते हैं। नॉर्मल नी रिप्लेसमेंट के अंदर पेशेंट को 2 दिन के लिए आईसीयू में रखना पड़ता है। FT3D रीसर्फेसिंग में आईसीयू की कोई ज़रूरत नहीं होती। हमारे अमूमन पेशेंट जो ऑपरेशन करवाते हैं वो लगभग ऑपरेशन के 3 या 4 घंटे के बाद ही नए घुटनों पे खड़े होके चलना शुरू कर देते हैं। अभी मौजूदा वक्त में आपके पास कहाँ से पेशेंट आ रहे हैं? हमारे पास दिल्ली से बहुत पेशेंट्स आते हैं और आप बिलीव नहीं करोगे, महाराष्ट्र के सांगली से, झारखंड से, बिहार से, उत्तराखंड से, कुछ पेशेंट्स राजस्थान से। पेशेंट की जो खराब हड्डी होती है सिर्फ उसको ही निकाला जाता है। अगर किसी भी पेशेंट को दोनों घुटनों की प्रॉब्लम है तो हम बड़ा सेफली और बहुत ही आसानी से हम दोनों घुटने का ऑपरेशन एक ही समय में कर देते हैं। लगभग 14-15 दिन के बाद वो बिना किसी सपोर्ट के चलना शुरू कर देते हैं और उसके बाद लाइफ लॉन्ग छड़ी पकड़ने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। कितने साल तक ये सही रहेगा? ऐसा तो नहीं है कि कहीं पेशेंट को दोबारा ऑपरेशन करवाना पड़ जाए? ये ऑपरेशन एक अल्टीमेट सोल्यूशन है। अल्टीमेट सोल्यूशन का मतलब ये एक फाइनल ऑपरेशन है जिसके बाद ऐसा नहीं है कि 5 साल बाद, 7 साल बाद मरीज को फिर से कोई और ऑपरेशन कराना पड़ेगा। सबसे जो ज़रूरी बात है, पेशेंट को ऑपरेशन के लिए, मरीज को ऑपरेशन के लिए कमर में एपिड्यूरल इंजेक्शन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। इस टेक्नोलॉजी में जो चीरे का साइज होता है वो नॉर्मल ऑपरेशन के साइज, चीरे के साइज से लगभग हाफ होता है। उसके ऊपर चीरे को बंद करने के लिए हमने लोहे के टांके लगाने तक की भी ज़रूरत नहीं होती है। क्यों ऐसा है कि ये टेक्नोलॉजी आपके हॉस्पिटल में ही है और कहीं नहीं है? ये जो आप टेक्नोलॉजी की जो बात कर रहा हूँ, FT3D नी रिसर्फेसिंग, ये एक पेटेंटेड सॉफ्टवेयर है, यानी कि ये पेटेंट प्रोटेक्टेड है। जब भी ऑपरेशन के लिए जाते हैं तो सबसे पहले ये चेक किया जाता है कि डायबिटीज़ का मरीज तो नहीं है, कोई हार्ट प्रॉब्लम तो नहीं है, या ओबेसिटी, मोटापा तो नहीं है। जिन मरीजों को हार्ट की प्रॉब्लम या जिनका वजन ज़्यादा हो या जिनको शुगर की प्रॉब्लम हो, उनके लिए ये ऑपरेशन ज़्यादा फायदेमंद होता है, ज़्यादा बेहतर होता है। जो रोबोट के जरिए ऑपरेशन होते हैं उसमें और FT3D रीसर्फेसिंग में क्या फर्क है? रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट में भी पेशेंट को आईसीयू में रखना पड़ता है, पेशेंट को तकलीफ होती है और एपिड्यूरल इंजेक्शन भी लगाना पड़ता है। टेक्नोलॉजी की मदद से, सॉफ्टवेयर की मदद से आज हम वही पुराने ऑपरेशन ज़्यादा बेहतर तरीके से, ज़्यादा एक्यूरेटली कर पा रहे हैं। घुटनों का दर्द एक ऐसी समस्या जिससे आजकल हर कोई परेशान है, हर किसी को झेलना पड़ता है। खास तौर पे बात करें 50 की उम्र, 60 की उम्र, तो उसके बाद हर किसी के घुटनों में दर्द हो जाता है, फिर घुटने रिप्लेस करवाने पड़ते हैं। आपने सुना भी होगा कि फलां इंसान ने जो है वो अपने घुटने बदलवा लिए, घुटने चेंज करवा लिए। लेकिन उसमें एक समस्या ये आती है कि एक तो ब्लड लॉस ज़्यादा होता है, ऑपरेशन बड़ा होता है। तो ऐसा क्या हो कि ऑपरेशन भी हो जाए और चीरा भी कम लगे, दर्द भी कम हो, और जिसका ऑपरेशन हुआ है यानी जो मरीज है वो जल्दी ठीक हो जाए? बिल्कुल, ये संभव है और आज की तारीख में ये हो रहा है। ये कैसे हो रहा है, कौन इसे कर रहा है, कौन वो डॉक्टर हैं, कौन वो हॉस्पिटल है, आज सारी जानकारी, सारी बातचीत आपको बताएंगे, कराएंगे। हमारे स्टूडियो में, देश हरियाणा टीवी के स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर साहब। कौन वो डॉक्टर हैं और कैसे वो इस चीज़ को कर रहे हैं, कैसे इस ऑपरेशन को सफल बना रहे हैं, हम आपको सारी जानकारी देंगे। हमारे साथ डॉक्टर हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। आप सबसे पहले अपना परिचय दें और फिर बताएं कि आखिरकार ये कैसे संभव हो पा रहा है कि जिस ऑपरेशन को करने के लिए पहले टाइम ज़्यादा लगता था, ब्लड लॉस ज़्यादा होता था, मरीज़ ज़्यादा देर बाद रिकवर होता था, लेकिन आज ये पॉसिबल हो रहा है कि 2 घंटे बाद ही मरीज़ ठीक हो रहा है। मैं डॉक्टर तरनदीप सिंह गिल, FT3D नी रिसर्फेसिंग स्पेशलिस्ट, हीलिंग हॉस्पिटल सेक्टर 34 चंडीगढ़।
जो पहले पुराने ऑपरेशन जो आज जैसे आपने जिक्र किया नी रिप्लेसमेंट के जो ऑपरेशन है, हालांकि वो बहुत सक्सेसफुल, बहुत ही सफल ऑपरेशन है, लेकिन उनमें एक प्रॉब्लम जो रहती थी कि किसी किसी पेशेंट का ऑपरेशन सक्सेसफुल होता था, ठीक होता था, कुछ पेशेंट्स का ऑपरेशन इतना अच्छा नहीं होता था। टेक्नोलॉजी की मदद से, सॉफ्टवेयर्स की मदद से आज हम वही पुराने ऑपरेशन ज़्यादा बेहतर तरीके से, ज़्यादा एक्यूरेटली कर पा रहे हैं। तो अगर आपका सवाल का अगर मैं डायरेक्ट जवाब दूं कि पुराने ऑपरेशन से ये कैसे पॉसिबल हो गया है कि मरीज़ 3-4 घंटे के बाद चलना शुरू कर देते हैं, तो उसका जो सारा श्रेय जाता है वो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स के ऊपर, जो आजकल मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर जाता है। ये जो आपने बात की FT3D नी रीसर्फेसिंग की, तो डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए कि FT3D नी रीसर्फेसिंग और ट्रेडिशनल नी रिप्लेसमेंट, आखिरकार इसमें फ़र्क क्या है? क्योंकि आपने ये कहा कि वो भी बहुत अच्छे ऑपरेशन हो रहे थे। नी रिप्लेसमेंट जो कि बहुत ही पुराने ऑपरेशन, बहुत ही ट्रेडिशनल और एक ट्रस्टेड ऑपरेशन है, बहुत ही सक्सेसफुल ऑपरेशन है, उसमें हम मरीज़ के हम पूरे घुटने बदल देते हैं जी, जिसके कारण पेशेंट्स की जो हड्डी होती है वो हमें ज़्यादा निकालनी पड़ती है, सारे घुटने निकालने पड़ते हैं। FT3D नी रिसर्फेसिंग में हमने मरीज़ के सिर्फ जो डैमेज्ड पार्ट होता है, घुटने का जो ख़राब हिस्सा होता है, हम सिर्फ उसको निकालते हैं और उसके ऊपर हम मेटल के इम्प्लांट कैप्स लगाते हैं। तो ये मेजर डिफरेंस है, पूरे घुटने बदलना या सिर्फ ख़राब हिस्से को, तभी इसका नाम रीसर्फेसिंग बोलते हैं। यानी कि हमने उसके ऊपर का जो परत है, सरफेस को चेंज करना है, ना कि पूरे घुटने को। जी डॉक्टर साहब, एक सवाल ये कि क्या ये टेक्नोलॉजी आपके ही हॉस्पिटल में है, और अगर ऐसा है तो क्यों ऐसा है कि ये टेक्नोलॉजी आपके हॉस्पिटल में ही है और कहीं नहीं है? ये जो मैं टेक्नोलॉजी की जो बात कर रहा हूँ, FT3D नी रिसर्फेसिंग, ये एक पेटेंटेड सॉफ्टवेयर है, यानी कि ये पेटेंट प्रोटेक्टेड है। ये टेक्नोलॉजी यूरोपियन कंट्रीज़ में जैसे जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, रशिया और भारत में भी ये एक पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है। ये टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको बहुत ही ज़्यादा ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। यानी कि जो मेरी ट्रेनिंग है, मेरी ट्रेनिंग जर्मनी में हुई है, जर्मनी की 2 अलग अलग अस्पतालों में हुई है। ये ट्रेनिंग लेने के बाद, ट्रेनिंग के ट्रायल्स के बाद, आपको उसके बाद ही ये परमिशन मिलती है कि आप ये वाला सॉफ्टवेयर मरीज़ों पे ऊपर इस्तेमाल कर सको। ऐसा नहीं है कि किसी भी हॉस्पिटल ने या किसी ने भी ये डिसीजन ले लिया कि मेरे को टेक्नोलॉजी, उससे मरीज़ को नुकसान होने का रिस्क रहता है। तो ये कारण कि ये और कहीं इसलिए उपलब्ध नहीं है या कोई और डॉक्टर क्यों नहीं कर रहा, उसका जो मेन कारण है वो है ट्रेनिंग। अब जिस सर्जन ने, जिस डॉक्टर ने जिस पर्टिकुलर चीज़ में महारत हासिल की होती है, वो उसी चीज़ का स्पेशलिस्ट बनता है। जिस ऑपरेशन को करने के लिए इतने साल ट्रेनिंग लेने के बाद ही ये ऑपरेशन करने पॉसिबल होते हैं और अलाउड होते हैं। डॉक्टर साहब, एक सवाल, जो घुटनों के दर्द की जब हम बात करते हैं, घुटनों के ऑपरेशन की जब बात करते हैं, तो एक बड़ा सिंपल सा सवाल ये है कि जिस किसी ने भी, चाहे उस मरीज़ की उम्र 50 साल है, चाहे 60 साल है, ऑपरेशन हो जाता है। जैसे पुराना तरीका ट्रेडिशनल नी रीसर्फेसिंग जो है वो ऑपरेशन हो गया, लेकिन ऑपरेशन के बाद जो दिक्कतें आती हैं वो बहुत ज़्यादा मरीज़ को परेशान करती हैं, क्योंकि अमूमन ये कहा जाता है कि 1 महीने में ठीक हो जाएंगे। मैं अपने रिलेटिव की बात कर लेता हूँ। हमारे रिलेटिव थे, उन्होंने ऑपरेशन करवाया, पिछले साल की बात है। तो उन्होंने ऑपरेशन करवाया, डॉक्टरों ने कहा कि आप 1 महीने में चलने फिरने लग जाएंगे, लेकिन उनको ठीक होने में करीब करीब 1 साल लग गया। और जो ऑपरेशन हुआ, वो चीरा लगा, वो अलग। तो इस जो ये FT3D नी रीसर्फेसिंग है, ये कैसे अलग है? नॉर्मल ऑपरेशन के कंपैरेटिवली अगर हम ट्रेडिशनल नी रिप्लेसमेंट की बात करें, तो FT3D नी रीसर्फेसिंग में क्योंकि हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, नंबर 1, पेशेंट की जो ख़राब हड्डी होती है सिर्फ उसको ही निकाला जाता है। यानी कि पेशेंट की नॉर्मल हड्डी को हम बचा के रखते हैं, लिगामेंट्स को बचा के रखते हैं। उस कारण पेशेंट को जो दर्द होता है वो कंपैरेटिवली बहुत ही कम होता है। दूसरी बात, इस टेक्नोलॉजी में जो चीरे का साइज़ होता है वो नॉर्मल ऑपरेशन के साइज, चीरे के साइज़ से लगभग हाफ होता है, और उसके ऊपर चीरे को बंद करने के लिए हमें लोहे के टांके लगाने तक की भी ज़रूरत नहीं होती है। हम जो इस्तेमाल करते हैं वो डिज़ोल्वेबल स्टिचेस होते हैं, यानी कि वो कुछ दिन के बाद अपने आप ही घुल जाते हैं। तो बारी बारी पट्टी करवाना, बाद में जाके टांके निकलवाना, ये सब चीज़ें अब FT3D नी रिसर्फेसिंग के कारण इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़, क्योंकि ये ऑपरेशन का जो ड्यूरेशन होता है
वो लगभग 20 से 30 मिनट होता है। तो पेशेंट लगभग 20 से 30 मिनट में एक तरफ एक घुटने का ऑपरेशन हम खत्म कर देते हैं। तो ऑपरेशन का समय कम होने के कारण जो पोस्ट ऑपरेशन के बाद जो पेशेंट की रिकवरी होती है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, बहुत जल्दी होती है। हमारे अमूमन पेशेंट जो ऑपरेशन करवाते हैं वो लगभग ऑपरेशन के 3 या 4 घंटे के बाद ही अपने पैरों पे, अपने नए घुटनों पे खड़े होकर चलना शुरू कर देते हैं। अगले दिन से, ऑपरेशन के अगले दिन से ही वो बाथरूम या टॉयलेट जाना शुरू कर देते हैं और ऑपरेशन के मात्र 3 या 4 दिन के बाद हम उनको हॉस्पिटल से छुट्टी भी दे देते हैं। इसमें ब्लड लॉस जो है वो बहुत ही मिनिमल होता है, हमें और कोई खून चढ़ाने की ज़रूरत नहीं होती है। उसका अगेन जो कारण जो श्रेय जाता है वो है टेक्नोलॉजी के। नॉर्मल ऑपरेशन जो ट्रेडिशनल जो नी रिप्लेसमेंट ऑपरेशन है, जो कि बहुत सक्सेसफुल ऑपरेशन है, वो सिर्फ एक एक्सरे के बेसिस पे किए जाते हैं। यानी कि पेशेंट के घुटने के हमने एक्सरे किए, एक्सरे में देखा और हमने ऑपरेशन कर दिया। उसमें कोई भी प्लानिंग नहीं होती। जो कुछ भी प्लानिंग होती है वो सारी ऑपरेशन के दौरान की जाती है। FT 3D नी रिसर्फेसिंग के हर एक पेशेंट को, जो भी हम जिनको भी ये FT 3D रिसर्फेसिंग का ऑपरेशन करवाते हैं, सबसे पहले हम उनके हिप जॉइंट से लेके एंकल जॉइंट तक, यानी कि पूरी टांग का पहले हम एक CT स्कैन करवाते हैं। उस CT स्कैन के करवाने के बाद हमारे पास एक 3 डायमेंशनल, यानी कि 3 डायमेंशनल हमारे पास एक मॉडल बन के आता है कंप्यूटर के ऊपर। उस मॉडल के ऊपर कंप्यूटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के सॉफ्टवेयर के साथ एक वर्चुअल सर्जरी करता है। यानी कि मरीज़ अभी तक अपने घर में ही होता है, लेकिन कंप्यूटर उनकी एक वर्चुअल सर्जरी कंप्यूटर पे कर रहा होता है। कंप्यूटर जब सर्जरी को सक्सेसफुल तरह से इम्प्लीमेंट कर देते हैं, जब कंप्यूटर वर्चुअल सर्जरी सक्सेसफुली कर देता है, हम तब ही मरीज़ का हम एक्चुअल ऑपरेशन करते हैं। यानी कि हमारे पास ऑपरेशन करने की हर एक इंफॉर्मेशन, ऑपरेशन कैसे करना है, किस तरफ से कितनी हड्डी निकालनी है, ऑपरेशन की अलाइनमेंट कैसी होनी चाहिए, जो हमने इम्प्लांट कैप यूज़ करने हैं उनका क्या साइज़ होगा, उनकी क्या बनावट होगी, उनकी क्या थिकनेस होगी, कितनी गहराई होगी, किस एंगल पे फिट करने हैं, ये सब चीज़ें हमें ऑपरेशन से पहले ही पता चल जाती हैं। यानी जो आपने 3D कहा, तो ये 3D जो हम आजकल देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये टेक्निक जो है ऑपरेशन में भी पूरी तरह से यूज़ हो रही है और उसी टेक्निक से फिर जो ऑपरेशन हो रहे हैं वो इतने सफल हो रहे हैं और जिससे कि मरीजों को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं और जल्दी से मरीज ठीक हो जाते हैं। जी, यही कहने का मतलब है आपका? जी, जो टेक्नोलॉजी है ये बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता की मदद से की जाती है। जो डिसीजन ऑपरेशन के दौरान लिए जाते थे पुराने ऑपरेशंस में, वही डिसीजंस, वही प्लानिंग अगर हम ऑपरेशन से पहले करें तो उसका जो अल्टीमेट फ़ायदा होता है वो तो पेशेंट मरीज़ को ही मिलता है। पहले ऑपरेशन में समय लगता था 1 घंटा 1.5 घंटा एक ऑपरेशन का, आजकल ऑपरेशन मात्र 20 या 30 मिनट में ख़त्म हो जाता है। एक और जो बेनिफिट होता है इस ऑपरेशन में, इंट्रामेडुलरी अलाइनमेंट रॉड डालने का इस्तेमाल नहीं होता है। इंट्रामेडुलरी अलाइनमेंट रॉड एक लंबी रॉड होती है, लगभग 1.5 फुट लंबी रॉड होती है, जो कि हर एक नी रिप्लेसमेंट के ऑपरेशन में इस्तेमाल करनी ज़रूरी होती है, क्योंकि उसी रॉड के ऊपर ऑपरेशन की सारी अलाइनमेंट की जाती है। ये रॉड हम जैसे ही ऑपरेशन शुरू करते हैं, हमारी जांघ की हड्डी को ड्रिल करके ये रॉड डाली जाती है और उसी रॉड के ऊपर बाकी सारा ऑपरेशन किया जाता है, ताकि ऑपरेशन की अलाइनमेंट बिल्कुल घुटने के सेंटर में हो। लेकिन जब ऑपरेशन खत्म होता है तब हमें रॉड निकाल देते हैं, जिस प्रोसेस के अंदर जो हमारी जांघ की हड्डी है वो खोखली हो जाती है, वो खाली हो जाती है, क्योंकि हमने पहले ड्रिल की, फिर रॉड डाली, फिर ऑपरेशन किया, फिर रॉड निकाल दी। इसी खोखली हड्डी के कारण या कमज़ोर हड्डी के कारण पेशेंट को ऑपरेशन के बहुत महीनों तक, सालों तक वो दर्द बना रहता है। FT 3D नी रिसर्फेसिंग में हमारी जो ऑपरेशन की अलाइनमेंट, जो इम्प्लांट कैप्स की अलाइनमेंट और हर चीज़ की जो प्लानिंग है वो हम अपने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से करते हैं। तो FT 3D रिसर्फेसिंग में हमें रॉड का इस्तेमाल करना ही नहीं पड़ता है। रॉड का इस्तेमाल नहीं करना है। डॉक्टर साहब, एक बात और है, जब भी हम ऑपरेशन, आज तक जो ऑपरेशन होते रहे हैं, बल्कि अब भी हो रहे हैं, तो जब भी ऑपरेशन के लिए जाते हैं तो सबसे पहले ये चेक किया जाता है कि डायबिटीज़ का मरीज़ तो नहीं है, कोई हार्ट प्रॉब्लम तो नहीं है, या ओबेसिटी, मोटापा तो नहीं है। तो क्या ये जो ऑपरेशन अब 3D टेक्निक से होगा, इसके लिए भी ये सारी एहतियात बरतनी ज़रूरी है या फिर पेशेंट करवा सकता है अपना ऑपरेशन? नॉर्मल ऑपरेशन, जो ट्रेडिशनल ऑपरेशन, नी रिप्लेसमेंट के ऑपरेशन में सबसे पहले ये मरीज़ को बोला जाता है कि पहले अपना वज़न कम करके आइए, पहले अपनी शुगर कंट्रोल करके आइए, पहले अपनी हार्ट की प्रॉब्लम को सॉल्व करके आइए। क्योंकि नॉर्मल ऑपरेशन में कॉम्प्लिकेशन होने का जो रिस्क होता है वो ज़्यादा होता है।
FT3D रीसर्फेसिंग में क्योंकि ऑपरेशन का जो ड्यूरेशन होता है, समय होता है, वो कम होता है और जो पेशेंट को तकलीफ होनी होती है वो बहुत ही मिनिमल होती है, कम होती है। तो जिन मरीज़ों को हार्ट की प्रॉब्लम या जिनका वज़न ज़्यादा हो या जिनको शुगर की प्रॉब्लम हो, उनके लिए ये ऑपरेशन ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि उनको एक ऑपरेशन से और ज़्यादा शरीर को स्ट्रेस नहीं दी जाती है। हम सर्जरी को भी एक तरह से स्ट्रेस बोलते हैं कि हमने किसी के ऊपर ऑपरेशन किया तो शरीर के ऊपर तो स्ट्रेस ही दिया जाता है। जितना छोटा ऑपरेशन, जितना एक्यूरेट ऑपरेशन हम करेंगे, शरीर को उतना ही कम स्ट्रेस दिया जाएगा। तो ऐसे पेशेंट्स में जिनको शुगर, हार्ट की प्रॉब्लम या कोई और बीमारी होती है, उनमें FT3D रीसर्फेसिंग नी रिप्लेसमेंट्स के कंपैरेटिवली ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा सेफ है। क्योंकि डॉक्टर साहब अक्सर जैसे घरों में भी ये बात चलती है, डॉक्टर के पास मरीज चाहे जाए या ना जाए, लेकिन एक मिथ बना हुआ है कि मुझे तो हार्ट प्रॉब्लम है तो मैं घुटना का ऑपरेशन नहीं करवा सकती या करवा सकता, या फिर मेरा तो ब्लड प्रेशर ही बहुत हाई रहता है तो मैं नहीं करवा सकती। तो उससे ये FT3D जो रीसर्फेसिंग है उससे छुटकारा मिलेगा, यानी उसको मरीज को चिंता करने की जरूरत नहीं है कि उसको और कौन सी प्रॉब्लम है, वो अपने घुटनों का ऑपरेशन जो है वो करवा सकता है। बिल्कुल, यही कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल। और जैसे ही घुटनों का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है, पेशेंट का चलना फिरना आसान हो जाता है। तो नॉर्मल जो शुगर पेशेंट के सेडेंटरी लाइफस्टाइल के कारण, कि बैठे बैठे जो सैर ना करने के कारण या कम एक्टिव रहने के कारण शुगर का बढ़ना, ब्लड प्रेशर का बढ़ना या हार्ट के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस पड़ना, वो ऑपरेशन के बाद कम होने लग जाता है। तो पेशेंट्स के ऑपरेशन के बाद ब्लड प्रेशर की, शुगर की या हार्ट की दवाइयाँ उल्टा कम हो जाती हैं, यानी पेशेंट चलने फिरने लग जाता है। कितनी देर बाद ऑपरेशन के बाद जो है वो पेशेंट चलने फिरने लग जाता है? और एक बात और कि जैसे एक बार ऑपरेशन करवा लिया तो कितने साल तक ये सही रहेगा? ऐसा तो नहीं है कि कहीं पेशेंट को दोबारा ऑपरेशन करवाना पड़ जाए? नहीं, हमारे ज़्यादातर पेशेंट ऑपरेशन करवाने के लगभग 3 या 4 घंटे के बाद ही चलना शुरू कर देते हैं। अगले दिन से उनका बाथरूम, टॉयलेट जाना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट डे, ऑपरेशन के अगले दिन उनको रूम के अंदर या वार्ड के अंदर, हॉस्पिटल के अंदर हम सपोर्ट के साथ चलाना शुरू कर देते हैं। तो जो एक्टिविटी है उनकी बहुत जल्दी हो जाती है। दूसरा जो सवाल था आपका कि ये जो ऑपरेशन है FT3D नी रिसर्फेसिंग, ये एक टाइम बाय करने के लिए, यानी कि कुछ समय निकालने के लिए नहीं बनाया गया है। ये ऑपरेशन एक अल्टीमेट सोल्यूशन है। अल्टीमेट सोल्यूशन का मतलब ये एक फाइनल ऑपरेशन है, जिसके बाद ऐसा नहीं है कि 5 साल बाद, 7 साल बाद मरीज को फिर से कोई और ऑपरेशन कराना पड़ेगा। ये ऑपरेशन में जो हम इम्प्लांट कैप्स यूज़ करते हैं वो हम ज़्यादातर केसेस में टाइटेनियम नियोबियम नाइट्राइड के, जिनको हम गोल्ड ऑन गोल्ड नी इम्प्लांट कैप बोलते हैं, ये हम इम्प्लांट कैप्स की इस्तेमाल करते हैं। इन इम्प्लांट कैप्स की जो क्लिनिकल ट्रायल्स में जो एवरेज उम्र है, एवरेज लाइफ है, वो है लगभग 30 साल। यानी कि कुछ मरीजों में ये 30 साल से ज़्यादा भी ये लास्ट करता है। तो ज़्यादातर जो पॉपुलेशन होती है वो एल्डरली पॉपुलेशन होती है, यानी कि मरीज़ को 50-60 साल के बाद ही ऑपरेशन कराना पड़ता है। तो उनको एक लाइफ टाइम में एक ही ऑपरेशन करवाने की ज़रूरत है, कि दोबारा नहीं, ऐसा नहीं है कि ये ऑपरेशन दोबारा बारी बारी करने पड़ते हैं। उन मरीज़ों में जिनको ये ऑपरेशन की ज़रूरत बहुत कम उम्र में पड़, जैसे कुछ पेशेंट्स को गठिया होता है, जिसको हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस बोलते हैं, ऐसे पेशेंट्स को 30 साल, 32 साल, 35 साल की उम्र में ही घुटनों का ऑपरेशन कराने की ज़रूरत पड़ जाती है। ऐसे पेशेंट्स में जिनमें ये ऑपरेशन कम उम्र में किया जाता है, 30 साल, 40 साल के बाद अगर कोई प्रॉब्लम आए भी तो हम इसको दोबारा भी कर सकते हैं, और वो भी उतना ही सक्सेसफुली जितना हम पहले ऑपरेशन के दौरान करते हैं। यानी अगर किसी इंसान ने 35 की उम्र में, कोई नौजवान है उसने 35 की उम्र में अपना ऑपरेशन करवाया, तो 70 साल तक तो इंसान सही रहेगा। अगर 70 साल की उम्र में जाके उसको कोई कॉम्प्लिकेशन हुई तो वो दोबारा अपना ऑपरेशन करवा सकता है। कहने का मतलब है, अगर पेशेंट की लाइफ स्पैन अगर 90 साल है, या भगवान की अगर दया से उनकी उम्र बहुत अच्छी है, 100 साल है, 110 साल है, तो अल्टीमेट जो मैसेज ये है कि ये जो ऑपरेशन है ये बहुत साल पेशेंट की मदद करेगा। अगर इतनी लंबी उम्र है कि हमें दोबारा भी करना पड़े तो उसमें भी हम इसको रिवाइज करके बड़े आसानी से ऑपरेशन कर सकते हैं। मेरे एक्सपीरियंस में ये ऑपरेशन मरीज़ों को एक लाइफ में एक बार ही कराना पड़ता है, दोबारा ज़्यादातर पेशेंट्स में नहीं कराना पड़ता, अनलेस कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, जैसे कई पेशेंट गिर जाते हैं, उनका हड्डी में क्रैक आ जाता है, या हड्डी कमज़ोर होने के कारण, बुढ़ापे में ऑस्टियोपोरोसिस के कारण हड्डी कमज़ोर हो जाती है, तो ओवरऑल ही कोई एक्सीडेंट का शिकार हो जाते हैं। यस, हाँ, उन केसेस में भी ये हम बड़ा सक्सेसफुली, बड़े ही आराम से दोबारा भी रिवाइज कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने तो इतने ऑपरेशन किए होंगे, इतनी सर्जरी की होंगी,
औसतन आपके पास किस एज के मरीज जो हैं वो ज़्यादा आते हैं? अगर हम आज से 10 साल 15 साल पहले की बात करें तो एवरेज लाइफ स्पैन, एवरेज जो एज ग्रुप होता था, उम्र जो हमारे पास ऑपरेशन करवाते थे वो होते थे 60 साल, 65 साल, 70 साल। लेकिन आजकल बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल चेंजेस, क्योंकि एक्सरसाइज कम है, वर्जिश व्यायाम कम है, चलना फिरना कम है, बहुत ही कम उम्र में भी 40 साल, 45 साल, इवन 50 ईयर्स, लेस देन 50 ईयर्स, लेस देन 40 ईयर्स के मरीज़ भी हमारे पास आ रहे हैं वही घुटनों की प्रॉब्लम लेके। इसीलिए मैं ये मरीज़ों को ये सबको समझाता हूँ कि ज़रूरी है कि हम मेडिकल फील्ड के अंदर नई नई टेक्नोलॉजीज़ की मदद से वही पुराने ऑपरेशंस को इतना बेहतर कर दें कि वो एक ऑपरेशन ही यंग उम्र में भी, अगर कम उम्र में भी अगर किया जाए तो वो लाइफ लॉन्ग उनकी मदद करे। यहाँ डॉक्टर साहब मैं अपने दर्शकों से एक बात फिर से आपसे क्लियर करना चाहूँगा। ये ऑपरेशन वही है, घुटनों का ही ऑपरेशन है, लेकिन जो हमारी ट्रेडिशनल एक आज तक ऑपरेशन चले आ रहे हैं उसको चेंज करके अब FT 3D नी रिप्लेसमेंट, रीसरफेसिंग जो कह रहे हैं, ये टेक्नोलॉजी अब नहीं है। यानी आपको किसी भी तरह की चिंता इस बारे में कि ऑपरेशन के बाद कितना मुझे टाइम रिकवर होने में लगेगा, कितना समय में बिस्तर में रहूंगी, कब मैं चल पाऊंगी, ये उन सारी समस्याओं को खत्म कर देता है, उन सारी चिंताओं को खत्म कर देता है और मरीज जो है वो महीने 2 महीने में बिल्कुल फिट फार हो जाता है और चलने की बात की जाए तो 3-4 घंटे में चलना शुरू हो जाता है। बिल्कुल, इसका जो एग्जांपल है, जैसे आपने बताया कि ये पुराने ऑपरेशन का ही एक एडवांस्ड वर्जन है। पहले पुराने ज़माने में अगर किसी भी पेशेंट का, किसी मरीज़ का दांत खराब होता था तो डॉक्टर आंख बंद करके दांत पूरा जड़ से पकड़ के निकाल देते थे। धीरे धीरे टेक्नोलॉजी एडवांस हुई। आजकल अगर किसी का दांत खराब होता है तो सिर्फ खराब हिस्से को ड्रिल किया जाता है और उसको फिल करके उसके ऊपर इम्प्लांट के कैप डाल दिए जाते हैं और दांत की जड़ को बचा लिया जाता है। सेम ऑपरेशन नी रिप्लेसमेंट में पूरा दांत निकाला जाता था, नी रिसर्फेसिंग में सिर्फ खराब हिस्से को निकाला जाता है। यानी कि सेम ऑपरेशन, जो प्रिंसिपल है ऑपरेशन का, खराब चीज़ को ठीक करना, हमने FT 3D नी रिसर्फेसिंग में सिर्फ घुटने के खराब हिस्से को ही कवर करना है और उसके ऊपर मेटल के इम्प्लांट कैप डाल देना है। यानी पहले ये होता था कि अगर घुटने का एक हिस्सा सही भी है तो उसको भी निकाल दीजिए और पूरी की पूरी रॉड डाल दीजिए, पूरा का पूरा घुटना डाल दीजिए। जी, पहले अब सिर्फ खराब हिस्सा है उसी को निकालेंगे और बाकी जो आपका सही हिस्सा है वो वैसे का वैसा रहेगा। बिल्कुल, जो लिगामेंट्स हैं वो बिल्कुल सेम रहते हैं, लिगामेंट्स को हम कट नहीं करते। पहले हमें मजबूरन ये करना पड़ता था बिकॉज टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं होती थी। पहले हमें मजबूरन इंट्रामेडुलरी अलाइनमेंट रॉड थाई बोन, जांघ की बोन में डालनी पड़ती थी। आजकल भी जहाँ पे भी नी रिप्लेसमेंट हो रहे हैं वहाँ पे भी अभी भी पूरा घुटना ही निकाल दिया जाता है। इवन जो खराब हिस्सा हो उसको भी, जो सही हिस्सा हो उसको भी मजबूरन निकालना पड़ता है, रॉड डालनी पड़ती है। लेकिन टेक्नोलॉजी की मदद से अगर हम यही सेम चीज़ें अगर हम अवॉइड कर पाएँ तो कितना अच्छी बात है। जैसे किसी पेशेंट को नॉर्मल नी रिप्लेसमेंट के अंदर पेशेंट को 2 दिन के लिए ICU में रखना पड़ता है। FT 3D रीसर्फेसिंग में ICU की कोई ज़रूरत नहीं होती है, ना ही टाँके लगाने की ज़रूरत होती है। और सबसे जो ज़रूरी बात है, पेशेंट को ऑपरेशन के लिए, मरीज़ को ऑपरेशन के लिए कमर में एपिड्यूरल इंजेक्शन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। अब आपने बड़ा नॉर्मली सुना होगा, पेशेंट के घुटने ठीक हो जाते हैं लेकिन कमर दर्द हो जाता है जी। उसका कारण होता है हम नी रिप्लेसमेंट के ऑपरेशन के बाद लगभग 24 या 48 घंटे के लिए कमर में एक एपिड्यूरल इन्फ्यूजन चला के रखते हैं। वो इसलिए चला के रखते हैं क्योंकि नॉर्मल ऑपरेशन में पेशेंट को बहुत दर्द हो रहा था, ताकि वो दर्द को कंट्रोल कर सकें हम 24 से 48 घंटे के लिए टांगों को सुन्न करके रखते हैं एपिड्यूरल इंजेक्शन लगा के। FT 3D रीसर्फेसिंग में क्योंकि हमने रॉड नहीं डाली होती है और ऑपरेशन 20 या 30 मिनट में ख़त्म ही हो जाता है, पेशेंट को जो दर्द होता है वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है। बहुत सारे पेशेंट्स कंफर्टेबली ऑपरेशन के बाद बैठ के अपना टेलीविज़न, TV देख रहे थे, अखबार पढ़ रहे होते हैं। क्योंकि दर्द कम हो रहा होता है तो हमने ना तो पेशेंट को ICU में रखना होता है, ना ही FT 3D रीसर्फेसिंग में कमर में एपिड्यूरल इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत होती है। डॉक्टर साहब, एक बात आती है कि बहुत सारे लोग ये समझना चाहते हैं और सवाल भी आते हैं, हमारे पास भी कई बार सवाल आते हैं कि ये पार्शियल रिप्लेसमेंट से अलग है या फिर ये पार्शियल रिप्लेसमेंट ही इसे कहेंगे? पार्शियल नी रिप्लेसमेंट एक अलग ऑपरेशन है। पार्शियल नी रिप्लेसमेंट में हम घुटने के एक कंपार्टमेंट के डैमेज्ड पार्ट को चेंज करते हैं। उसके लिए हमें थोड़ा समझने की ज़रूरत है कि हमारे घुटने के अंदर 3 अलग अलग कंपार्टमेंट होते हैं। अगर
3 अलग अलग कंपार्टमेंट्स में थोड़ा थोड़ा डैमेज हुआ हो तो हमें सारे कंपार्टमेंट्स को रीसर्फेस करना पड़ता है, जैसे कि हम FT3D रीसर्फेसिंग में करते हैं। लेकिन अगर डैमेज घुटने के सिर्फ एक हिस्से के थोड़ी सी जगह पे हो तो उस समय पार्शियल नी रिप्लेसमेंट का ऑपरेशन किया जाता है। सो पार्शियल नी रिप्लेसमेंट नॉर्मली उन मरीजों में किया जाता है जिनकी उम्र बहुत ही कम होती है और उनका सिर्फ एक कंपार्टमेंट में थोड़ा डैमेज हुआ होता है। दूसरा जो डिफरेंस है, पार्शियल नी रिप्लेसमेंट कुछ सालों के लिए आपकी मदद करेगी, यानी कि वो 8 साल 10 साल तक आपका साथ देगी। तब तक बाकी कंपार्टमेंट जो तब पहले खराब नहीं थे वो भी खराब होना शुरू हो जाएंगे और फिर से आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। FT3D रीसर्फेसिंग, क्योंकि हमने सारे कंपार्टमेंट्स के डैमेज हिस्से को कवर कर देना है तो हमें दोबारा 8 साल बाद 10 साल बाद हमें दोबारा कोई ऑपरेशन कराने की ज़रूरत नहीं होती है। अच्छा, एक और बात है, एक रोबोटिक जो रोबोट के ज़रिए ऑपरेशन होते हैं उसमें और FT3D रीसर्फेसिंग में क्या फ़र्क है? रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट और FT3D रीसर्फेसिंग दोनों ही ऑपरेशंस की जो प्लानिंग होती है, दोनों ऑपरेशन, पहली बात तो दोनों ऑपरेशन CT स्कैन बेस्ड होते हैं, यानी कि दोनों ऑपरेशन करने से पहले, चाहे वो रोबोटिक हो चाहे FT3D हो, दोनों ऑपरेशन से पहले मरीज के CT स्कैन कराए जाते हैं। दोनों ऑपरेशंस में CT स्कैन्स के बाद उसका जो डेटा मिलता है उसकी प्लानिंग की जाती है, यानी कि कंप्यूटर उसकी प्लानिंग करता है। दोनों ऑपरेशंस का जो गोल होता है, जो मकसद होता है, वो होता है पेशेंट की ऑपरेशन को ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेट बनाना। तो दोनों ऑपरेशंस की जो प्लानिंग है, दोनों ऑपरेशंस की जो एक्यूरेसी है वो बिल्कुल बराबर है। लेकिन जो डिफरेंस है, क्योंकि रोबोट एक महंगी मशीन है, वो करोड़ों की आती है, तो अल्टीमेटली जो उसका मशीन का जो खर्चा है वो तो मरीज़ को अपने पॉकेट से देना पड़ता है। FT3D रीसर्फेसिंग में क्योंकि हमने ऐसी कोई मशीन, जो रोबोट इतना महंगा हमें नहीं इस्तेमाल करना होता है, क्योंकि ये एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बेस्ड ऑपरेशन है। इसमें जो खर्चा होता है वो रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट के कंपैरेटिवली हाफ होता है, यानी कि सेम एक्यूरेसी, उतना ही ज़्यादा एक्यूरेट ऑपरेशन, उतना ही ज़्यादा प्लानिंग के ऑपरेशन, लेकिन उसका जो कॉस्ट है वो हाफ हो। तो ये एक मेजर डिफरेंस है, यानी कि ये ऑपरेशन हम ज़्यादा मरीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हर मरीज़ की तो इतनी क्षमता नहीं होती है कि वो इतने महंगे महंगे ऑपरेशन करवा सके, लेकिन दर्द तो सबको हो रहा होता है। अब जो मरीज़ जिनको दर्द हो रहा होता है लेकिन वो किसी कारण इतना खर्चा नहीं कर सकते, तो उन मरीज़ों के लिए ये एक अफोर्डेबल वर्जन है। रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट ऑफ कोर्स जो अफोर्ड कर सकते हैं वो ज़रूर करवा लेते हैं, लेकिन बाकी मरीज़ों का क्या, जिनके पास इतनी क्षमता नहीं है, तो उन मरीज़ों को तो हम ये नहीं कह सकते कि हम आपको एक्यूरेटली ऑपरेशन नहीं करेंगे। उन मरीज़ों के लिए ये FT3D रीसर्फेसिंग बहुत ही अच्छा विकल्प है। सेम एक्यूरेसी, ज़्यादा फ़ायदे। मैं ज़्यादा फ़ायदे इसलिए कह रहा हूँ, रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट का जो नंबर 1 तो खर्चा हो गया, नंबर 2 रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट की जो ड्यूरेशन होती है वो लगभग एक ऑपरेशन को समय ज़्यादा लगता है, तो पेशेंट को अगेन दर्द ज़्यादा होता है, पेशेंट को ICU में रखना पड़ता है। यानी कि रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट में भी पेशेंट को ICU में रखना पड़ता है, पेशेंट को तकलीफ होती है और एपिड्यूरल इंजेक्शन भी लगाना पड़ता है। FT3D रीसर्फेसिंग में एक्यूरेसी बिल्कुल एट पार है, लेकिन ना तो ICU में रखना पड़ता है, ना कमर में एपिड्यूरल इंजेक्शन लगाना पड़ता है। तो एक तरह से ये विन विन सिचुएशन है, यानी कि हमें एक्यूरेसी एट पार मिल रही है, लेकिन खर्चा और तकलीफ वो कम हो रही है। यानी अगर सिंपल शब्दों में अगर हम समझें तो पहली बात तो ये कि जो ट्रेडिशनल रीसर्फेसिंग हो रही है, नी रिप्लेसमेंट हो रही है, उससे एक तो बड़ा अंतर ये कि इंजेक्शन लगाने की, जो बैक में इंजेक्शन लगाते हैं उसकी ज़रूरत नहीं है, पेशेंट को ICU में रहने की ज़रूरत नहीं है। प्लस अगर हम इसकी रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट से कंपैरिजन करें तो वहाँ भी पेशेंट को ICU में रखने की ज़रूरत है, साथ ही साथ उसको इंजेक्शन जो बैक में लगता है वो भी लगेगा, तकलीफ भी ज़्यादा होगी। तो इन सब बातों का कंपैरिजन अगर करें तो अपना 3D नी रीसर्फेसिंग जो वो सबसे बढ़िया है। बिल्कुल। हमारा एज डॉक्टर्स, एज सर्जन्स, या हमारी मेडिकल का जो अल्टीमेट जो गोल होता है वो होता है कि ज़्यादा बेहतर से बेहतर टेक्नोलॉजी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रोवाइड की जाए, ना कि बेहतर टेक्नोलॉजी सिर्फ कुछ मरीज़ों के लिए हम रिज़र्व करके रखें। इसी ऑपरेशन के दौरान हम अभी जगह जगह जाके, छोटे छोटे शहरों में जाके अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, उनको लोगों को बता रहे हैं कि आपके पास एक ऐसा ऑप्शन भी है जिसके साथ आप बड़ा एक्यूरेटली और बड़ा सक्सेसफुली अपने घुटने को ऑपरेशन करवा सकते हैं बिना ज़्यादा खर्च किए। तो हमारा हर जगह पे जो कॉन्फ्रेंस करने का या जो मीडिया के साथ बात करने का मेन रीज़न, ये मकसद यही होता है ताकि ज़्यादा अवेयरनेस हो लोगों को। एटलीस्ट
पता तो चले कि ऐसी भी एक टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती है जो कि इतनी एक्यूरेट है लेकिन उतनी ज़्यादा महंगी नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और सवाल है। कई बार देखते हैं हम कि किसी पेशेंट के दोनों ही घुटने खराब हैं, तो क्या ये ऑपरेशन जो है वो एक साथ दोनों घुटनों का हो जाता है या हो सकता है? क्योंकि अमूमन जो ट्रेडिशनल रीसर्फेसिंग होती है उसमें ये कहा जाता है कि पहले आप एक घुटने का करवा लो, फिर अगले साल दूसरे के घुटने का करवा लें, तो क्या ये पॉसिबल है? जितने भी पुराने ऑपरेशन हैं, हालांकि वो बहुत सक्सेसफुल ऑपरेशन है, पुराने ऑपरेशन में कॉम्प्लिकेशन होने का जो चांस होता है वो ज़्यादा होता है। तभी ज़्यादातर केसेस में आपने देखा होगा कि जब भी नी रिप्लेसमेंट करते हैं वो एक तरफ का ऑपरेशन पहले करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आई, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आई, एक साल के बाद हम दूसरा ऑपरेशन करेंगे। दूसरी बात, नी रिप्लेसमेंट का जो करने का जो समय होता है वो लंबा समय होता है, बड़ा ऑपरेशन होता है, तो पेशेंट को लंबे समय तक ऑपरेशन थिएटर में रहना पड़ता है, जिसमें अगेन पेशेंट को ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होने का चांस होता है। FT3D रीसर्फेसिंग में क्योंकि हमने ऑपरेशन 20-30 मिनट में ख़त्म ही कर देना है, हमने रॉड नहीं डालनी है, हमने टांके नहीं लगाने हैं, हमने खून नहीं चढ़ाना है, ना हमने कमर में इंजेक्शन लगाना है, तो ये एक कंपैरेटिवली बहुत ही सेफ ऑपरेशन होता है। तो हमारे ज़्यादातर पेशेंट जो हैं, अगर किसी भी पेशेंट को दोनों घुटनों की प्रॉब्लम है तो हम बड़ा सेफली और बहुत ही आसानी से हम दोनों घुटने का ऑपरेशन एक ही समय में कर देते हैं। जिन मरीज़ों का दोनों घुटने का ऑपरेशन एक समय पे किया जाता है वो ज़्यादा बैलेंस तरीके से चलते हैं। आप इमेजिन करें कि दोनों घुटने टेढ़े हो रखे हैं, हमने एक घुटना तो ऑपरेशन करके सीधा कर दिया, दूसरा घुटना टेढ़ा रह गया, तो मरीज़ कैसे चल पाएगा या वो कैसे जल्दी रिकवर कर पाएगा? तो अगर किसी भी मरीज़ को दोनों घुटनों की प्रॉब्लम है तो FT3D रीसर्फेसिंग दोनों तरफ की हम एक ही समय पे करते हैं ताकि दोनों टांगे बैलेंस हो सके, ताकि मरीज़ का जो रिकवरी प्रोसेस है वो जल्दी हो सके और साथ साथ में हो सके। हमारे नॉर्मली मरीज़ जो हैं दोनों घुटनों के ऑपरेशन के लगभग 3 हफ्ते के बाद अपने नॉर्मल कामकाज करना शुरू कर देते हैं। 3 हफ्ते के बाद जिनको गाड़ी चलानी है वो गाड़ी चला सकते हैं, जिनको खेत जाके काम करना है वो खेतों में काम कर सकते हैं, जिनकी कोई शॉप है, दुकान है, अपना नॉर्मल काम, जिनको ऑफिस ज्वाइन करना है वो 3 हफ्ते के बाद ऑफिस ज्वाइन कर सकते हैं। तो पहले जो प्रोसेस रिकवरी का 3 महीने से 6 महीने हुआ करता था, आजकल वो 3 हफ्ते से 4 हफ्ते हो गया है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं एक और सवाल आपसे पूछूंगा कि जब भी ऑपरेशन होता है, तो कोई भी ऑपरेशन होता है तो उसके बाद कोई सावधानियां बरतनी ज़रूरी होती हैं, तो ये ऑपरेशन जब किया जाता है तो क्या सावधानियां बरतनी चाहिए जिससे कि कोई ऐसा ना हो कि हाँ ऑपरेशन तो हो गया? कई बार हम मरीज़ ये सोच लेता है, आम इंसान ये सोच लेते हैं, जैसे हम ही सोच लेते हैं कि दवाई खा ली, अब तो मुझे किसी तरह की ज़रूरत नहीं, अब तो मैं ठीक हूँ। तो वैसे ही अगर किसी मरीज़ ने ऑपरेशन करवाया है तो ऑपरेशन के बाद क्या क्या सावधानियाँ बरतनी उसको ज़रूरी हैं ताकि किसी तरह की परेशानी ना हो और ऑपरेशन ठीक बैठे? ऑपरेशन के बाद ये समझना कि मेरे को या मरीज़ को कुछ भी नहीं हो सकता, वो गलत होगा। ये याद रखना ज़रूरी है कि हमने एक ख़राब घुटने को ठीक किया है, हमने बाकी कुछ और नहीं चेंज किया है। तो अपने ऑपरेशन के सक्सेसफुल रखने के लिए, उसकी जो ड्यूरेशन है, उसकी लाइफ बढ़ाने के लिए सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो है सैर करना। मरीज़ को ऑपरेशन के बाद ये नहीं सोचना चाहिए कि अब मेरा तो ऑपरेशन हो गया, अब मैं बस बैठ के अपनी सारी ज़िंदगी आराम से निकाल सकता हूँ। ऑपरेशन के बाद सैर करना, एक्सरसाइज करनी, साइकिलिंग करना, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। दूसरी चीज़, हम मना करते हैं पेशेंट्स को कि इंडियन स्टाइल जो टॉयलेट है, नीचे उकड़ू करके बैठना, वो हम उनको सजेस्ट करते हैं कि वो कम से कम किया जाए। नीचे ज़मीन पे नीचे बैठने से जो ऑपरेशन की जो लाइफ है वो कम होती है। सिमिलरली ज़मीन पे चौकड़ी लगा के बैठना, हालांकि हम जो इम्प्लांट के आप यूज़ करते हैं वो हाई फ्लेक्स इम्प्लांट्स होते हैं, यानी कि वो पूरे मुड़ते हैं, चौकड़ी वाले इम्प्लांट जिनको कहते हैं, हम वो यूज़ करते हैं, तो मरीज़ बड़े आसानी से चौकड़ी लगा लेते हैं। तो अगर पेशेंट को, मरीज़ को चौकड़ी लगानी है तो हम सजेस्ट करते हैं कि आप किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर, यानी कि कोई बेड के ऊपर या एक हल्की थोड़ा ऊंचा सा प्लेटफॉर्म, उसके ऊपर बैठ के चौकड़ी लगाएं। ज़्यादातर पेशेंट्स को पाठ पूजा के लिए चौकड़ी लगा के बैठना या फंक्शन अटेंड करने के लिए होता है, तो ऐसा नहीं है कि आपने हमेशा के लिए ही बंद कर चौकड़ी लगा के आप ज़रूर बैठ सकते हो, लेकिन अगर ज़्यादा ज़रूरत हो तभी घर पे पाठ पूजा के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाएं और उस प्लेटफॉर्म पे चौकड़ी लगा के बैठें। इंडियन स्टाइल टॉयलेट बिल्कुल नहीं यूज़ करना होता। एक दूसरा प्रिकॉशन होता है, कोई भी रनिंग, जॉगिंग जैसी वाली चीज़ें, एक्सरसाइज करना अलग चीज़ है, जंप लगाना, किसी दीवार से कूदना या कोई कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स खेलना जैसे कबड्डी या कोई फुटबॉल, वो सब चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। बेसिकली ये कहने का है कि हमने अपने ऑपरेशन को ज़्यादा ऑपरेशन के बाद संभाल के रखने की ज़रूरत है ताकि वो सारी उम्र आपका साथ दे। अच्छा, एक और बात मैं पूछना चाहूँगा डॉक्टर साहब कि ऑपरेशन हो गया,
सावधानियां भी बरती जा रही हैं मरीज की तरफ से। तो ऑपरेशन होने के बाद 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने क्या उसको क्योंकि नॉर्मल जो ट्रेडिशनल ऑपरेशन होता है उसमें हम देखते बहुत अच्छा ऑपरेशन है उसमें, नो डाउट, लेकिन उसमें ये होता है कि मरीज को लाठी लेके चलना ही पड़ता है। तो क्या इसमें भी लाठी लेके चलना ही पड़ेगा या फिर जैसे नॉर्मल इंसान चलता है वैसे ही चलना? इसमें FT3D रीसर्फेसिंग के हमारे ज़्यादातर जो पेशेंट्स हैं वो वॉकर के साथ चलते हैं लगभग हफ्ता या 10 दिन। उसके बाद अगले 1 हफ्ते में वो छड़ी के साथ चलते हैं, यानी कि लगभग 14-15 दिन के बाद वो बिना किसी सपोर्ट के चलना शुरू कर देते हैं। ये मैं उन मरीजों की बात कर रहा हूँ जिनके दोनों घुटनों के ऑपरेशन किया जाता है। दोनों घुटनों के ऑपरेशन। जिस मरीज का एक घुटने का ऑपरेशन किया जाता है वो लगभग 10 दिन के अंदर ही बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी छड़ी के चलना शुरू कर देते हैं। और उसके बाद लाइफ लॉन्ग छड़ी पकड़ने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, ये जरूर हम बताते हैं कि अगर आपको किसी अनफेमिलियर जगह पर, नई जगह पे जब जा रहे हैं, जैसे आपको लगता है कि आगे कोई ऊंची नीची जगह है, स्लिपरी जगह है, तो वहाँ पे एक स्टिक पकड़ने में कोई हर्ज नहीं है ताकि हम स्लिप होके गिरे ना। डॉक्टर साहब, एक बड़ा गांव में चले जाइए आप या शहर की बात कर लीजिए, एक बड़ा अनूठा सा सवाल होता है और हमने भी हर जगह सुना है कि 50 की उम्र के हो गए, 60 की उम्र के हो गए, तो कई बार डॉक्टर के पास जाते हैं तो उनको कहा जाता है कि सरल भाषा में कि जी आपके घुटनों की ग्रीस खत्म हो गई है। तो ये ग्रीस कैसे खत्म होती है और वाकई में ये ग्रीस है या इसे कुछ और कहा जाता है? मेडिकल लैंग्वेज में ये तो हम मरीज को समझाने के लिए बताते हैं कि आपके घुटने में, हम ज़्यादातर 2-3 शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। कई बार हम समझाने के लिए ग्रीस बताते हैं, कई बार हम समझाने के लिए गैप बताते हैं, कई बार कहते हैं आपके घुटने घिस गए। ये होता है मरीज़ को समझाने के लिए ताकि उनको समझ में आए। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में घुटने के अंदर ग्रीस जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। एक फ्लूइड होता है, साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं, वो ऑयल जैसा होता है, वो हमारी आंखों में भी होता है जिसको हम आंसू कहते हैं, हमारे नाक में भी, कान में भी, वो एक नॉर्मल फ्लूइड होता है, वो हमारे घुटने में साइनोवियल फ्लूइड की तरह होता है। उसका साइनोवियल फ्लूइड का घुटने की बीमारी के साथ कोई रिलेशन नहीं है। ग्रीस जो अगर हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में अगर समझाएं तो हमारे घुटने की हड्डियों के ऊपर एक प्रोटेक्टिव, एक प्रिवेंट करने के लिए एक सख्त परत होती है जिसको मेडिकल लैंग्वेज में कार्टिलेज कहते हैं। इस कार्टिलेज की परत का जो काम होता है ये होता है कि जांग की हड्डी और टांग की हड्डी को आपस में रगड़ ना खाने दे। उम्र के साथ या किसी चोट लगने के कारण ये जब कार्टिलेज जो घिसना शुरू हो जाता है या टूटने लग जाता है, तब हम कहते हैं कि आपको घुटनों की प्रॉब्लम है। ग्रीस का या गैप का या और कोई ऐसी चीज़ का मेडिकली कोई रिलेशन नहीं है। इसमें जो क्लियर कट जो डिमार्केशन है वो है कार्टिलेज जो है शरीर का वो ख़त्म होने लग जाता है, वो भी उम्र के साथ होता है। ये एक वियर एंड टियर प्रोसेस है। घुटने खराब होना कोई बीमारी नहीं है, गठिया अलग चीज़ है, घुटने खराब होना एक बीमारी नहीं है, ये उम्र का तकाजा होता है। उम्र के साथ वियर एंड टियर के, जैसे हमारे बाल सफ़ेद होते हैं वैसे हमारे घुटने के अंदर जो कार्टिलेज की जो लेयर होती है वो घिसना शुरू हो जाती है, उसको हम कहते हैं कि हमारे घुटने खराब होना शुरू हुए। डॉक्टर साहब, आपके जवाब में से ही एक सवाल निकल रहा है, जैसे आपने कहा कि ये एक उम्र का तकाजा है, तो हमारे घुटने सही रहें उसके लिए क्या करना चाहिए? क्योंकि अगर हम ज़्यादा दौड़ते हैं तब भी प्रॉब्लम है, अगर हम बहुत कम दौड़ते हैं, चलते हैं, ऑफिस जॉब है, ज़्यादा नहीं चल पाते हैं, बाइक या गाड़ी से ही आना जाना होता है, तो या फिर वो लोग जो घर में ही हैं लेकिन ज़्यादा चलना फिरना नहीं होता है, तो क्या ऐसा किया जाए कि घुटने खराब ना हो? अगर खराब भी हो तो ऐसी उम्र में जाके हो कि हाँ हमने अपनी बहुत सारी एज जो है वो निकाल ली है। पहली बात तो जो कम उम्र में सबसे ज़रूरी है एक्टिव रहना। जिनकी उम्र कम है, जिनको अभी 30 साल, 35 साल, 40 साल है, यही वो उम्र है जिसमें वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। यही वो उम्र है जिसमें साइकिलिंग, स्विमिंग, रनिंग जो करना चाहें वो ज़रूर करें। यंग एज में सेडेंटरी लाइफस्टाइल यानी कि बैठे रहने वाला, जो आजकल कंप्यूटर की जो सॉफ्ट IT की जॉब्स हैं, बहुत ही ज़्यादा आकर्षित जॉब्स हैं, लेकिन उसमें सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ बैठना होता है, समय ही नहीं मिलता एक्सरसाइज करने के लिए, तो वो एक गलत लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर रहे हैं। तो यंगर पॉपुलेशन में फिट रहना, एक्टिव रहना, किसी भी तरह का कोई एक्सरसाइज करता है, योगा करें, चाहे साइकिलिंग करें, चाहे आधा पौना घंटा शाम को सुबह सैर करें, कोई स्पोर्ट्स खेलना, वो अपने आप को इस्तेमाल करें। कुछ देर के बाद अपने जॉइंट्स को स्ट्रेच करना, हल्की सैर करना, ये सब करना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ वेट कंट्रोल करना सबसे ज़रूरी। जो घुटनों के ऊपर घुटनों के दर्द में जो सबसे ज़रूरी
चीज़ होती है वो है हमारे शरीर का वज़न। हमारे सारे शरीर का वज़न हमारे घुटनों ने उठाना होता है। तो जितना हमारा वज़न बढ़ेगा उतने ही हमारे घुटनों के ऊपर जोर पड़ेगा और उतना ही दर्द बढ़ेगा। तो वेट कंट्रोल और एक तरह से फिट एक्टिव लाइफस्टाइल, ये तो हो गया यंगर पॉपुलेशन में। अब जिनकी उम्र 50 साल 55 साल 60 साल के आसपास आ गई है, उनके लिए मैं ये एडवाइस करना कि आप रनिंग जॉगिंग करें या स्पोर्ट्स खेलें, वो एक तरह से प्रॉब्लम को इन्वाइट करना होगा। तो बढ़ती उम्र में स्टैटिक साइकिल, जो हमारे घर के अंदर साइकिल रखा जाता है, वो स्टैटिक साइकिल करें। स्विमिंग करना बड़ा आसान है। सैर करना, घर के अंदर ही जो सीढ़ी होती है हमारे फर्स्ट फ्लोर तक जाती है, दिन में एक बार सीढ़ी चढ़ना और एक बार सीढ़ी उतरना, यही एक उनके लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है। और जिनको ऐसे मरीजों को जिनको घुटनों का आर्थराइटिस एक बार डायग्नोस हो जाता है, उनको जितना जल्द से जल्द हो सके इस प्रॉब्लम का ऑपरेशन करवाना चाहिए, उनको और इंतज़ार नहीं करना चाहिए। डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें कि अभी मौजूदा वक्त में आपके पास कहाँ से पेशेंट आ रहे हैं? यहाँ ये जो टेक्नोलॉजी है, क्योंकि ये हमारे चंडीगढ़ में ही उपलब्ध है इंटायर नॉर्थ इंडिया में, तो हमारे जो बल्क ऑफ पेशेंट्स, ज़्यादातर जो हमारे पेशेंट्स हैं वो पंजाब हरियाणा वाले एरिया से आते हैं। लेकिन दिल्ली से, नई दिल्ली से हमारे पास बहुत से पेशेंट्स आते हैं, क्योंकि डिस्पाइट बीइंग द कैपिटल ऑफ इंडिया, वहाँ पे ये टेक्नोलॉजी का जो यूज़ है, वहाँ पे जो ट्रेनिंग ऐसे शायद नहीं हुई है। हमारे पास दिल्ली से बहुत पेशेंट्स आते हैं और आप बिलीव नहीं करोगे, महाराष्ट्र के सांगली से, झारखंड से, बिहार से, उत्तराखंड से, कुछ पेशेंट्स राजस्थान से, इतना दूर ट्रैवल करके भी जिनको ये समझ में आ जाता है कि कैसे उनके लिए ये बेटर है, या जिन लोगों के किसी रिश्तेदार ने ऑपरेशन यहाँ से करवाया होता तो इतना दूर से भी ट्रैवल करके ये ऑपरेशन करवाने के लिए आते हैं। और बड़ा अच्छा लगता है ये देख के कि ये टेक्नोलॉजी की जो रीच है, जो जिन पेशेंट्स को समझ में आता है, तो वो बेनिफिट लेने के लिए इतना ट्रैवल करने के लिए भी तैयार है। जी, यानी नॉर्थ इंडिया के साथ मिडिल इंडिया के लोग भी आपके पास पहुंच रहे हैं, मरीज पहुंच रहे हैं और अपना सफल इलाज जो है वो करवा रहे हैं। बिल्कुल। अभी लास्ट वीक हमारे पास पेशेंट थे, वो महाराष्ट्र के सांगली ज़िला से थे। तो वो अपनी वाइफ को ऑपरेशन कराने के लिए लगभग 35 घंटे ट्रेन जर्नी करके आए, और लगभग हमने उनको डिस्चार्ज किया था ऑपरेशन के 4th डे, और वापस ट्रेन पे बैठ के गए हैं। तो अभी उनका जब फ़ोन पे जब उनसे बात करते हैं तो बड़े खुश होते हैं, और बड़ा अच्छा लगता है ये सुन के कि इतनी दूर से भी मरीज़ को अगर हम ठीक कर पाएँ तो अच्छी बात है। डॉक्टर साहब, आखिर में उन मरीज़ों के लिए जो अपने घुटनों का ऑपरेशन करवाना चाहते हैं, चाहे वो एक घुटने का है चाहे दोनों घुटनों का है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बड़े संक्षिप्त से शब्दों में और साफ से शब्दों में उनको हमारी बात, हालांकि आपने बड़े अच्छे तरीके से समझाया, उसके लिए आपको साधुवाद, लेकिन आखिर में 2 लाइनों में 3 लाइनों में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सारे पेशेंट्स को, सारे मरीजों को ये सलाह देना चाहूँगा कि टेक्नोलॉजी के ऊपर विश्वास रखें। पुराने ऑपरेशन चाहे बहुत ही अच्छे हैं, आपके आसपास चाहे बहुत लोगों ने पुराने ऑपरेशन करवाए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम भी इस जनरेशन में आके 2023 में आके वही पुरानी टेक्नोलॉजी के ऑपरेशन करवाते रहें और दर्द सहते रहें। अब आप हमसे आके मिलें, हम आपको डिटेल में बताएंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में सेफ क्या है, ज़्यादा सुरक्षित कौन सा ऑपरेशन है, आपकी रिकवरी जो है वो ज़्यादा जल्दी कैसे होती है, कैसे हम कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं, और जितना सही समय पे ये ऑपरेशन किया जाता है उतना ही इसका रिज़ल्ट अच्छा मिलता है। ये नहीं सोचना चाहिए कि जब ये मेरे घुटने इतने ख़राब हो जाएंगे कि मैं बिल्कुल जब बिस्तर पे लेट जाऊंगा तभी ऑपरेशन करवाऊंगा, ऐसा बिल्कुल गलत धारणा है। जब आपको लगे कि आपके घुटनों के दर्द के कारण आपकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रुकावट अगर आने लग गई है, चलना फिरना कम हो गया है, सैर कम हो गई है, अपने स्पेशलिस्ट से मिलें, एक्सरे करवाएं, CT स्कैन करवाएं और अपनी ही लाइफ को बेटर करने के लिए अपनी खुद की मदद करें। डॉक्टर तनदीप सिंघल, आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी अच्छी जानकारी आपने दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। और दर्शकों, अगर आपको घुटनों से जुड़ी किसी भी तरह की कोई दिक्कत है, आपको लग रहा है कि ऑपरेशन करवाना जो है वो ज़रूरी है, तो जो ट्रेडिशनली ऑपरेशन होता है उसको छोड़कर आप RT 3D नी रीसरफेसिंग का ऑपरेशन जो है वो करवा सकते हैं। इसके फ़ायदे आपको डॉक्टर साहब ने बताया कि कितने फ़ायदे हैं, तो ज़रूर आप इसको अपनाएं और अपने घुटनों की परेशानी से निजात पाएं और अच्छी हेल्दी लाइफ जो है वो जिएं। और अगर आप यंग हैं तो फिर इस तरह की लाइफ जिएं, अपना शेड्यूल इस तरह से का बनाएं कि आपको आगे जाके कोई दिक्कत ही ना हो घुटनों की। नमस्कार।